नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं देश और दुनिया की तमाम खास खबरें। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में 6 फरवरी को किसानों का चक्का जाम। जी हां, देश में 6 फरवरी को किसानों का चक्का जाम। कृषि कानून के विरोध में चक्का जाम का ऐलान। 12 बजे से 3 बजे तक हाईवे करेंगे जाम। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में होगा 6 फरवरी को किसानों का चक्का जाम। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने चक्का जाम करने का किया ऐलान। 26 जनवरी को जहां एक तरफ इतना बड़ा बवाल हुआ था, उसके बाद एक बार फिर किसानों ने चक्का जाम 6 फरवरी को करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि कल बजट पेश करने के दौरान केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं किसानों को साधने की कोशिश जरूर करी, लेकिन लगता नहीं है कि किसान इस बजट के बाद भी खुश है। कृषि कानूनों का विरोध जारी है। 12 बजे से 3 बजे तक हाईवे जाम करने का किसानों ने ऐलान कर दिया है। 6 फरवरी को किसानों का चक्का जाम, जिस तरह से लगातार सिंघू बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं, वहीं कई बॉर्डर से किसानों का लगातार जमावड़ा एकजुट होने की बात आ रही थी। दिल्ली की तरफ कूच करने की भी लगातार बातें सामने आ रही थी। वहीं चक्का जाम किसानों ने 6 फरवरी को इसका ऐलान कर दिया है। जिस तरह से आंदोलन बढ़ता जा रहा है, उस तरह से किसानों का रोष भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं इस पूरी खबर पर हमारे साथ इस वक्त एमपी हेड धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से लगातार रोष किसानों के अंदर बढ़ता जा रहा है, वहीं कहीं ना कहीं कल बजट पेश हुआ तो ये लग रहा था कि किसान हो सकता है कि इस बजट से कुछ थोड़ा पिघले, लेकिन 6 फरवरी को चक्का जाम करने का किसानों की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल बजट पेश किया गया और उसमें एक ही बात को ज्यादातर हाईलाइट किया गया कि स्वस्थ रहो, आत्मनिर्भर बनो। ये कयास लगाए जा रहे थे कि निश्चित तौर पर जिस तरह से ये जो बजट आया है उसके बाद किसानों का चक्का जाम जो है वो, और ये नहीं होगा जो दोबारा एक बार जो इनका बड़ा प्रदर्शन हुआ है। लेकिन इसके बावजूद किसान संगठन फिर से एक होना शुरू हो गए और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि करीब 50 ट्विटर अकाउंट हैं जो सस्पेंड कर दिए गए हैं, इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। और ये किसानों की जो घोषणा थी कि हम चक्का जाम करेंगे, उन्हें सरकार की नीतियां रास नहीं आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बैठकर बात करने का जो मुद्दा, जिस पर हम बार बार बात करते हैं, बार बार हम एक ही बात कहते हैं कि आखिर किसानों के जो नेता हैं वो इस तरफ क्यों मुड़कर नहीं देखते कि एक बार बैठकर बात की जाए। मतलब साफ है कि अगर आपको ये लगता है कि सरकार जिद पर अड़ी है अपने कानूनों को लेकर, तो आप भी गौर कीजिए कि आप भी जिद पर अड़े हुए हैं अपनी जिद को लेकर। तो ये दोनों बातें हैं और कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि सरकार ने कल जो बजट पेश किया है उसको किसानों के नेता या तो सुनना नहीं चाहते या समझना नहीं चाहते। और ऐसी स्थिति में सीधे सीधे उन्होंने घोषणा की कि हम 6 तारीख को पूरे देश भर में चक्का जाम करेंगे। नेशनल और स्टेट हाईवे जो है वो भी पूरी तरह से जाम रहेंगे। जी धर्मेंद्र जी, जिस तरह से चक्का जाम करने की बात आ रही है, उसके बाद जिस तरह से 6 जनवरी को इतना बड़ा बवाल हुआ, इंडिया गेट पर इतने पुलिसकर्मी घायल हुए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकार से, केंद्र सरकार से यही बोल रही है उन्हें कि आप अपने एंड से इन बातों को सुलझाएं और किसानों को मनाने की कोशिश करें, लेकिन लगातार सरकार जो है वो इस पर नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि उन्हें समझाना, चाहे इसमें कितने भी नेता राजनीति हो रही हो, कुछ भी, उन्हें समझाना किसान को है। तो क्या ऐसी चीजें हैं कि जो सरकार समझा नहीं पा रही है और किसान समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए, समझने और समझाने की बात का जहां तक प्रश्न उठता है तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बात केंद्र सरकार से बोली थी तो उसके बाद जाहिर सी बात है किसान नेताओं के हौसले और बुलंद हो गए थे कि, और उसके बाद केंद्र सरकार ने भी कई बार ये चाहा कि किसानों के नेता आगे आए, बैठे और बात करें, क्योंकि आम किसान जो है वो मोदी तक नहीं पहुंच पाते हैं, केंद्र सरकार तक नहीं पहुंच पाते हैं। जाहिर सी बात है उनका जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो उनके अपने नेता होते हैं और वही नेता होते हैं जो शीर्ष के जो बैठकर चर्चा करते हैं। लेकिन वही नेता अगर बैठना नहीं चाह रहे हैं तो ऐसे में पीछे बैठा हुआ किसान क्या कर सकता है?
जाहिर सी बात है कि जो लीडर होता है केवल मीटिंग या बैठक उसी के साथ में होती है। तो जी। ऐसी सूरत में इनके जो नेता हैं उनको ये सरकार के साथ में बैठकर ये तय करना चाहिए कि जो वो कानून को काला बता रहे हैं तो आखिर उनको कानून में काला क्या नजर आ बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। ये बात सिर्फ बैठचीत का मुद्दा हल हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से कहा है और केंद्र सरकार तैयार है बैठने के लिए। नरेंद्र सिंह तोमर ने भी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम किसानों के साथ बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो आखिर किसानों के जो नेता हैं उनका कौन सा अभिमान है, कौन सा ईगो है, कौन सा स्वाभिमान है जो इतने आड़े आ रहा है कि वो बैठकर बातचीत कर मुद्दे का हल नहीं निकालना चाह रहे हैं। लेकिन जिस यही एक तरह बड़ा कारण है कि जो ये मसला है किसानों का, उसका हल नहीं निकल पा रहा है और किसानों को लेकर एक राजनीतिकरण शुरू हो गया है। दूसरी तरफ अगर आप गौर करें तो ऐसे में मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ के एक बड़े नेता है ब्रजेश सिंह सिसोदिया। उन्होंने ट्वीट करके ये बात सामने रखी है कि जो अफीम, गांजा, चरस जो सप्लाई होता है, इसी तस्करी होती है, अगर उस पर सरकार रोक लगा दी जाए तो किसानों के 70% के किसान जो है वो वापस चले जाएंगे, उनका आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो इधर तो भाजपा नेताओं का ये वार हो रहा है कि जो नेता, जो आंदोलनकारी नेता है, किसान है, वो आंदोलनकारी है ही नहीं, वो जुटाई हुई भीड़ है। तो इसके चलते भी एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। जो जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, ये किसान वाकई किसान है जो आंदोलन कर रहे हैं या ये बुलाए हुए नेताओं के कोई अपने नुमाइंदे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल चुनाव सामने है और दूसरे चुनाव भी सामने हैं। बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र जी, 11वें दौर की भी बैठक हो चुकी है, वो भी किसी निष्कर्ष पर नहीं निकली है। वहीं लगातार जिस तरह से किसान मंत्री हमारे जिस तरह से लगातार किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने ये भी बोला था कि 1 से 1.5 साल तक के लिए जो इस कानून को स्थगित कर दिया जाएगा, उसके बावजूद भी किसान कहीं ना कहीं मानने को नहीं तैयार हैं। तो उनको बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल फिर है कि सामंजस्य दोनों को मिलकर बिठाना होगा आपस में। इस तरह से एक तरफा जिदबाजी पर अड़े होना ठीक नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि जिस तरह से आरोप लगा रही है कांग्रेस की जो या अन्य किसान नेता की, जिस तरह से एक परिवार होता है, उसका मुखिया पिता होता है और केंद्र सरकार को एक पिता के रूप में पूरे देश को संभालना चाहिए, तो अगर बच्चे जबरदस्ती की जिद करें तो पिता उनको मनमानी चीज लाकर भी नहीं देता। ये बात भी उन लोगों को समझना चाहिए जो इस तरह की बातों को बार बार उठाते हैं। तो जितनी भी बैठकें हो रही हैं बेनतीजा रही हैं। करीब आज 70वां दिन हो गया है इनकी मांगों को करते हुए, लेकिन जो घटनाक्रम दिल्ली में हुआ था उसको लेकर किसान मोर्चा ने कहा, ये भी कहा था कि यूपी पुलिस जो है वो नंबरों से पहचान कर 220 ट्रैक्टर के मालिकों को नोटिस भेज चुकी है। 122 प्रदर्शनकारी जो है पुलिस की गिरफ्त में है और कई लोग अभी हैं जो लापता हैं, उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है कि वो कौन लोग थे। इस बात पर चर्चा करेंगे और एक और बात पर हम आपसे चर्चा करेंगे, आप बने रहिए। वहीं सदन में इस सदन से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस, कांग्रेस, आरजेडी, बीएसपी ने दिया स्थगन नोटिस। कांग्रेस ने लोकसभा में भी दिया नोटिस, किसान आंदोलन पर चर्चा के लिए दिया नोटिस। तो राज्यसभा में धर्मेंद्र जी स्थगन प्रस्ताव नोटिस दे दिया गया है आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी के जरिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैं ये बात हम ये बात बार बार अपने चैनल पर दिखा चुके हैं कि जिस तरह से ये किसानों के आंदोलन चल रहे हैं और कांग्रेस इनको समर्थन कर रही है। हालांकि समर्थन के रूप में अभी खुलकर सामने आना और लगातार 24 घंटे बैठने का काम तो कांग्रेस ने नहीं किया है। जैसा प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि हम 30 तारीख को कांग्रेस के सद्भावना दिवस में शामिल होंगे और उपवास रखेंगे, तो प्रियंका गांधी भी कहीं नजर नहीं आई थी। दूसरा बात करें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कई ऐसी जगहों की, तो वहां पर कांग्रेस खुलकर सामने नहीं आ रही सड़कों पर, लेकिन पीछे से बैठकर पूरा का पूरा सपोर्ट कर रही है, समर्थन कर रही है किसानों के आंदोलन को। तो ऐसी सूरत में जो ये आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, उसका सीधा सीधा फायदा कहीं ना कहीं किसान और अन्य दलों को, कांग्रेस और अन्य दलों को होने वाला है। यही कारण है कि इन्होंने आज अपना जो अभी जो प्रस्ताव दिया है सदन में, वो इन्हीं कारणों के चलते दिया है। जी, कहीं ना कहीं धर्मेंद्र लग रहा था कि जिस तरह से कल बजट आया उसके पहले भी अनुमान लगाया जा रहा था कि विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कवायद कहीं से छोड़ेगा नहीं। उसके बाद जिस तरह से बजट आया, कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीदें कई क्षेत्रों में बहुत थी। मध्यम वर्ग को भी काफी उम्मीदें थी कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ आ सकता है, टैक्स में कटौती हो सकती है, जीएसटी में कटौती हो सकती है, जिस तरह से कोरोना काल रहा, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं निकला। लेकिन किसानों के लिए 1.5 गुनी आय उनकी बढ़ा दी गई है। उसके बावजूद भी जो कहीं ना कहीं आरजेडी, कांग्रेस और बीएसपी के जो तमाम लोग हैं, ये सरकारें हैं, ये फिर से घेरने की वो सरकार की कोशिश कर रही हैं।
देखिए जाहिर सी बात है, तो गौर अभी अगर हम करें इसको, तो ये केवल सरकार को घेरने का एक तरीका है इनका, कि किसी ना किसी भी तरह सरकार की जो योजनाएं नई नई आई हैं किसानों के लिए, वो किसानों को का ध्यान इस तरफ बटा रहे हैं कि हमें नहीं मतलब उनको नहीं लगता कि वो योजनाएं कारगर सिद्ध होंगी। लेकिन क्यों नहीं होंगी, इसका प्रमाणीकरण भी वो देने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर वो योजना उनको क्यों पसंद नहीं आ रही है। अगर दूसरे गौर करें तो पश्चिम बंगाल का चुनाव सामने है और अन्य राज्यों के कई चुनाव सामने है। ऐसे में कांग्रेस और अन्य दल केवल और केवल अपनी पार्टी, अपनी कुर्सी, राजनीति रोटी सेकने के लिए सारे काम कर रहे हैं। और नहीं तो फिर बात फिर भी वही की वही है कि आप सदन में बैठिए, बैठक में बैठिए, आप बात कीजिए, चर्चा कीजिए कि आपको क्या पसंद नहीं आ रहा है उसमें, आप उसमें सुधार करवाइए। और दूसरी तरफ अगर आप गौर करें, तो फिर से अपनी एक बात को वापस दोहराऊंगा कि प्रदर्शन करने वाले छोटे किसान कोई भी नहीं है। ये वो किसान है जो संपन्न किसान है और अभी और लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और बड़े किसान जो है कहीं ना कहीं राजनीति दलों से जुड़े हुए हैं। यही एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस जो है उसको ये जो भी सरकार की नीतियां पसंद नहीं आ रही है और ये सारी पार्टियां मतलब केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेक रही है। नहीं तो ये लोग बैठकर चर्चा भी कर सकते हैं। अगर आपको किसानों की इतनी चिंता है, किसानों की इतनी फिक्र है, अगर आप वाकई किसानों के नेता हैं, तो आप बैठकर मोदी सरकार से बात कर सकते हैं कि आखिर इसमें क्या सुधार होना चाहिए जिससे किसानों का भला हो। अब अगर मोदी सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने जो बजट दिया है, वो बजट भी आपको पसंद नहीं आ रहा है, जबकि वो किसानों के हित के लिए है। उसमें आम जनता को दूर रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप चाहते क्या है? जाहिर सी बात है कि आप उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जिसमें उन किसानों को आप उस आग में झुलसा रहे हैं जो किसान अनाज पैदा करके पूरे देश को रोटी खिलाता है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो अपने निचले स्तर पर आ गई है। राजनेताओं को सोचना पड़ेगा कि किस दिशा में राजनीति को लेकर जा रहे हैं, कैसी राजनीति करना चाहते हैं, कैसा देश चलाना चाहते हैं और कैसा देश का निर्माण करना चाहते हैं, ये उन नेताओं को सोचना होगा। जो जिस तरह से विपक्षी दलों ने स्थगन नोटिस दी है, क्या इसके बाद केंद्र सरकार इन कानूनों को हटाने की कोशिश करेगी या सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट सामने आ सकता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्पष्ट रूप से कह चुका है कि केंद्र सरकार अपने एंड पर बैठकर उनसे बात करे और उसके लिए सरकार तैयार भी है। अब सामने उससे कोई पार्टियां आकर बैठकर बात करने को तैयार नहीं है, तो इसमें केंद्र सरकार क्या कर सकती है? जाहिर सी बात है कि सारी पार्टियां एकजुट होकर किसी न किसी तरह केंद्र सरकार के इस फैसले को झुकाना चाहती है और देश को दिखाना चाहती है कि देखिए ये फैसला गलत था, इसकी सरकार झुक गई या अपने स्वार्थ के लिए झुक गई। तो ये कुल मिलाकर पूरा का पूरा एक राजनीतिकरण है। जबकि सुप्रीम कोर्ट जो हमारे यहाँ का अदालतें हमारे यहाँ सबसे सम्माननीय है, उनके आगे दूसरा कोई भी नहीं है। तो उनकी बात मानना चाहिए। बाकायदा केंद्र सरकार के सामने आकर पार्टियां बैठें, बात करें और जो भी नतीजा हो वो निकालें, उस फैसले को लेकर आए सामने। अगर वाकई उन्हें किसानों की चिंता है, उनकी फिक्र है, तो सरकार के साथ बैठकर उन्हें बातचीत करना होगा, तभी इस समस्या का हल निकल सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसानों के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी को देखते हुए राज्यसभा की कार्रवाई आज स्थगित कर दी गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बढ़ते हैं अपनी देश और दुनिया की तमाम और खबरों की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 का बजट पेश कर दिया है। बजट में सरकार का फोकस स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म के जरिए अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने पर रहा। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आम बजट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने का जो प्रयास हुआ है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण की दिशा से जिस प्रकार की कार्य योजना बनाई गई है, यह सभी अभिनंदनीय है। जल जीवन मिशन अब तक ग्रामीण क्षेत्र के लिए था, शहरी क्षेत्र को भी इसके साथ शामिल करना और जल जीवन मिशन को शहरी क्षेत्र के साथ जोड़ने के साथ ही शहरी क्षेत्र में और भी तमाम प्रावधान जो किए जा रहे हैं, ये सभी स्वागत योग्य हैं। खासतौर पर जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन है, इसका पार्ट 2 जारी होना। हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर के बाद देश के अंदर सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र टेक्सटाइल का है।
देश के अंदर 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा, ये स्वागत योग्य है। ऊर्जा क्षेत्र में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की घोषणा, ये ऊर्जा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन का कारण बनेगा। और यही नहीं, बल्कि अगर हम किसानों की बात करते हैं तो ये सर्वविदित है कि लागत का 1.5 गुना दाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के किसानों को दिया। लखनऊ के विधानसभा और लोक भवन पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी युवक ने आग लगाकर आत्मदाह करने की कोशिश की। वहीं मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। इस मामले को लेकर डीएम राकेश मिश्रा और एसपी पीड़ित के गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित के परिजनों से मामले की जानकारी दी। डीएम ने पीड़ित के परिवार से मुलाकात की है और वहीं इस वक्त की बड़ी खबर, शिवसेना नेता संजय राउत गाजीपुर बॉर्डर का निरीक्षण करेंगे। दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे गाजीपुर बॉर्डर। ट्विटर के जरिए संजय राउत ने दी जानकारी। प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में जाएंगे संजय राउत। शिवसेना नेता संजय राउत गाजीपुर बॉर्डर का करेंगे जायजा। दोपहर 1 बजे गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे संजय राउत। ट्वीट के जरिए संजय राउत ने दी जानकारी। प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में जाएंगे संजय राउत। तो गाजीपुर बॉर्डर का दौरा करेंगे संजय राउत। दोपहर 1 बजे के करीब बॉर्डर पर पहुंचेंगे संजय राउत। साथ ही साथ किसानों का समर्थन करने के लिए संजय राउत ने गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में संजय राउत ने ट्वीट किया है कि वो गाजीपुर बॉर्डर पर जाएंगे और वहां किसानों का समर्थन करेंगे। प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे संजय राउत। तो लखनऊ से अगली इस वक्त की बड़ी खबर, 4 एमएलसी नवनिर्वाचित लेंगे शपथ। जी हां, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, आज 4 नवनिर्वाचित एमएलसी लेंगे शपथ। विधान परिषद के 12 सदस्य लेंगे शपथ। आज कार्यकारी सभापति दिलाएंगे शपथ। दोपहर 1 बजे तिलक हॉल में होगा शपथ ग्रहण समारोह। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, 4 नवनिर्वाचित एमएलसी आज शपथ लेंगे। वहीं सितारगंज के एनएच 74 पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट को लेकर कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आम बजट सिर्फ उद्योगपतियों के लिए पास किया है, आम जनता को इससे कुछ लाभ नहीं है। साथ ही सितारगंज में बंद पड़े चीनी मिल और पूर्व विधायक के रंगदारी मुकदमे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के गन्ने का भुगतान अब तक नहीं किया है। तो सितारगंज पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने बजट को लेकर साफ कहा कि ये बजट केंद्र सरकार ने सिर्फ उनके दोस्त यानी उद्योगपतियों के लिए पास किया है। किसानों के गन्ने का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत संघर्ष करें।
और जन कल्याण शून्य है। और इस बजट के कारण खरीदने की ताकत लोगों की और घटेगी और उसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जब लोगों की खरीद नहीं होगी तो मांग नहीं होगी, मांग नहीं होगी तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार नहीं होगा। तो ये दुष्चक्र में जिसमें भारत फंसा है कोरोना के समय से, वो दुष्चक्र आगे भी जाए। लक्सर में किसान बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में हो रहे किसानों के आंदोलन का असर लक्सर में भी देखने को मिल रहा है। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इसको लेकर किसानों का कहना है कि सरकार ने अगर एक हफ्ते में बिल वापस नहीं लिया तो लक्सर फ्लाईओवर को बंद कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो किसानों का सिंगू बॉर्डर पर बैठे किसानों का समर्थन करते हुए लक्सर में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। इसका मूल मकसद यही है, दिल्ली में जो किसानों पर अत्याचार हो रहा है वो बर्दाश्त योग्य नहीं है। और जो भी कृषि बिल है, हमारे 3 कृषि बिल हैं, वह वापस होने चाहिए। उसमें आप लोगों से हमने प्रेस वार्ता की, इन्हें जब भी नींद आ रही कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ, जैसा लाल किले पर किसी ने झंडा फहराया वो उन्हीं के लोग थे बीजेपी के, बिल्कुल खुले मन से कहना चाहता हूँ। उन्होंने दंगा भड़कवाई है, किसानों का कोई रोल नहीं है इस पर। तहसील में किसानों द्वारा जो है ज्ञापन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम और दूसरा जो है महामहिम राष्ट्रपति के नाम दिया गया है। हम इसे उचित माध्यम से अभी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सीतापुर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान 4 फरवरी को मनाए जाने वाले चौरी चौरा शताब्दी समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासनादेश में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्य योजना बनाते हुए सफलतापूर्वक चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव समारोह को मनाया जाए। सभी संबंधित अधिकारियों को समय से कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। तो डीएम ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का कार्यक्रम का निरीक्षण किया और सभी को हिदायत दी कि समय से कार्य सफलतापूर्वक किया जाए। सभी संबंधित अधिकारियों को समय से कार्रवाई पूर्ण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। लालकुआ कोतवाल रहे प्रमोद कुमार शाह ने पुलिस क्षेत्राधिकारी लालकुआ के रूप में पद संभाल लिया है। वहीं इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि जनसहयोगी पुलिस के रूप में कार्य करते हुए शहर को क्राइम मुक्त करने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। साथ ही क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए लोगों का सहयोग भी लिया जाएगा और अपराध को कम किया जाएगा। तो प्रमोद शाह ने सीओ की पद संभाला है। क्षेत्र में अपराध को कम करने के लिए वो तत्पर रहेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। ये भी सीओ प्रमोद शाह द्वारा किया गया जिस दिन उन्होंने अपना पदभार संभाला। जैसा कि आप जानते हैं कि जहां तक अपराध नियंत्रण का प्रश्न है, पुलिस के सेट नॉर्म्स हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है बीट पुलिसिंग को मजबूत करना। जो हल्का प्रभारी हैं उनकी संवेदनशीलता को बढ़ाना, सुरागरशी करना, आपराधिक सूचनाओं का संकलन करने के बाद जो भी सही सूचनाएं मिलेंगी उस पर पुलिस एक्शन करेगी और अपराध को समय से पहले अपराधियों को गिरफ्तार करेगी और अपराध होने से रोकने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन लेगी। मसूरी के राजपुर में पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने पैदल मार्च कर सड़क का निरीक्षण किया। निरीक्षण कर वहां पर राहगीरों की आवश्यकता अनुसार सारे जगहों पर विकसित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने बताया कि सैकड़ों की संख्या में लोग पैदल मार्च का उपयोग करते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया कि पर्यटन विभाग की ओर से इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए 70 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है और नगर पालिका के साथ मिलकर पर्यटन विभाग क्षेत्र को विकसित कर रहा है ताकि यहां आने वाले राहगीरों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। बिल्कुल, आज देहरादून झड़ीपानी राजपुर ट्रैकिंग रूट पर निरीक्षण किया गया और बड़े हर्ष की बात है कि जो टूरिज़्म सेक्रेटरी है वो भी हमारे साथ थे और कई चीज़ों पे हमने विचार किया है किस तरीके से इस ट्रैकिंग रूट को टूरिज़्म से
जोड़ा जाए, क्योंकि एकमात्र ट्रैकिंग रूट यह देहरादून ज़िले में ऐसा है जो देहरादून शहर के पास भी है और जिसका इतिहास भी लिखा है। अंग्रेज़ों के टाइम पे यहाँ पर एक ट्रेन लाने की कोशिश की गई थी और उसकी यादें भी यहाँ से जुड़ी हुई है। तो कई बिंदुओं पे हमारी चर्चा हुई किस तरीके से यहाँ पे व्यू पॉइंट्स बनाए सके, यहाँ पे साफ़ सफाई रख सके और साथ ही यहाँ पे जो कई बहुत सारे डेंजरस पॉइंट्स हैं उसमें रेलिंग लगा के, और जो इसका मूल रूप से एक ट्रैकिंग का पर्पस है वो ट्रैकिंग का पर्पस रहे, मोटरेबल रोड ना बनाकर इसको ट्रैकिंग पर्पस के लिए ही रखा जाए। जी देखिए, ये छोटा सा हाइक है, ये कोई बहुत बड़ी लंबा ट्रैक नहीं है जो यहाँ शहंशाही आश्रम से लेके जरी पानी तक जाते हैं। और यहाँ पर काफ़ी मतलब वीकेंड को तो यहाँ पर सैकड़ों लोग इस रास्ते पे चलते हैं। उसमें कभी कभार हम भी इस पर ट्रैवल करते हैं और काफ़ी लोगों की जो है कुछ समस्याएं होती है। जैसे लोग कहते हैं कि यहाँ पर स्वच्छता की बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ की साफ़ सफाई के लिए आपकी जो व्यवस्थाएं है जो पर्याप्त नहीं है। शाम को बड़ा ज़्यादा न्यूसेंस रहता है जब यहाँ पर टू व्हीलर आते हैं, काफ़ी सारे बच्चे आते हैं यहाँ पर और कुछ लोग जो है बड़े रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं करते हैं। तो इन सभी के चलते सभी का एक इच्छा थी कि हम लोग इस ट्रैक को उस ट्रैक के रूप में ही रखें। हाइक आम बजट पर शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उनका कहना है कि 2021 का बजट देश की हित में है और इससे सभी लोगों को लाभ होगा। सारंग ने उम्मीद जताई है कि जल्द हम कोरोना महामारी से हुए नुकसान की भरपाई कर लेंगे। तो शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस बजट को लाभदायी बताया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से 2020 में शिक्षा कोरोना की वजह से प्रभावित हुई है उसको भी हम सही कर लेंगे। 2021 का बजट देश के हित में है। बधाई दूंगा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को, और ऐसी आशा है कि बजट जनोपयोगी कल्याणकारी होगा और निश्चित रूप से ये मध्य देश को नए आयाम की ओर लेके जाए। औरैया के बीजलपुर गांव में एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला अयाना थाना क्षेत्र का है, जहां प्रेमी युवक की मौत से दुखी प्रेमिका ने खुद को फांसी लगाकर मौत के घाट उतार लिया। बताया जा रहा है कि लड़का और लड़की की शादी अलग अलग जगह तय हो गई थी, जिस वजह से दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। प्रेम प्रसंग के चलते युवक और युवती ने फांसी लगाई। 10 बजे थाना अयाना को ये सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के गांव बीजलपुर में एक पुरुष और एक 22 वर्षीय पुरुष और करीब 20 वर्षीय लड़की ने आत्महत्या कर ली है। थाना पुलिस द्वारा मौके पर तुरंत जाकर के देखा गया तो पाया कि लड़की ने अपने घर में ही कमरे में गमछे से आत्महत्या की है। गांव वालों द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों सजातीय थे और शायद इन दोनों में आपस में मित्रता। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सुल्तानपुर में 151 जोड़ों का विवाह संपन्न करवाया गया। इस कार्यक्रम में 148 हिंदू जोड़ों का हिंदू रीति रिवाज से विवाह और 3 मुस्लिम जोड़ों का मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह संपन्न कराया गया। इस दौरान जिले की पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। साथ ही इन जोड़ों को सरकार द्वारा स्वीकृत दान दहेज भी दिया गया। तो सुल्तानपुर में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 151 जोड़ों ने इस कार्यक्रम में शादी की। 148 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे तो वहीं 3 मुस्लिम जोड़ों ने निकाह किया। आज सुल्तानपुर जनपद में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम जो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ के द्वारा 2017 से प्रारंभ किया गया था, ये हर जनपद में और हर ब्लॉक में इसका कार्यक्रम आज जिला पंचायत के सभागार में इसको संपन्न किया गया। इसमें 151 जोड़ियों का है। इसमें 3 मुस्लिम दंपति हैं, बाकी सब हिंदू बिरादरी के हैं।
लक्सर के शिवगढ़ गांव में एक युवक ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद युवक मौके से फरार हो गया। मृतका के परिजनों का कहना है कि वो मृतका को परेशान करता था, जिसके चलते कई बार मृतका अपने मायके में रह रही थी। वहीं मौके पर पहुंचे थाना पथरी इंचार्ज अमरचंद्र शर्मा ने बताया कि पति ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस द्वारा पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और आरोपी की तलाश भी की जा रही है। तो लक्सर का ये पूरा मामला है, जहां पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पत्नी के विवाद में बताया जा रहा है और पति ने इसकी हत्या करी है और इसमें प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा संबंधी अभी जो कार्रवाई हुई है और इसके बाद ही बता पाना संभव हो पाएगा, जो भी इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने। रुड़की के मंगलौर सीओ अभय सिंह ने प्रदेश पुलिस का गर्व से सर ऊंचा कर दिया है। आपको बता दें कि रुड़की के लंडोरा में सीओ अभय सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक मेडिकल पर भारी मात्रा में नशीली दवाइयों का एक बड़ा जखीरा है, जिसके बाद सीओ अभय सिंह ने पुलिस की टीमें बनाकर मामले की जानकारी जुटाई और नशीली दवाओं का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। इस बड़ी कार्रवाई से जिले भर में ड्रग माफियाओं में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। वहीं एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने इस कार्रवाई को प्रदेश की बड़ी कार्रवाई बताते हुए कहा कि इस बड़ी कार्रवाई में मेडिकल संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देश और दुनिया की तमाम खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा, फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए प्राइम टीवी।